इसके अलावा क्योंकि बात हो रही है इंडियन करेंसी की, खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो विपक्ष सवाल बार बार उठा रहता है, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव अब हिमाचल में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, एक मुद्दा रहेगा? महंगाई है भी थोड़ी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूं जी कि जो विपक्ष इन सारी चीजों की बात करता है, ये न महंगाई की गहराई को जानता है न बेरोजगारी की गहराई को जानता है। जी, ये लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने का काम हमेशा पकड़ते हैं। ये सब पकड़ लो बेरोजगारी, ये सब पकड़ लो महंगाई, और बोलते चले जाओ, जो मर्जी में आए वो बोलते चले जाओ। इनका हमेशा ये कहना होता है दे वी विल प्रोवाइड सो मेनी जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। have they ever provided? Number one. Number two, do they have the concept that how it will be done? भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है तो हम कहते हैं जॉब के अपॉर्चुनिटीज देंगे। इसका मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्केल अप करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, भारत इन सब चीजों के बावजूद भी ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया कि नहीं बन गया? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ चले कि नहीं बढ़ चले? तो अगर जॉब्स नहीं मिल रही होंगी तो ये इकोनॉमी कहां से ग्रो कर रही है? मैं अमित जी अब थोड़ा सा बिल्कुल 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 अब इसको इकोनॉमी की बात करें जी। ये बेरोजगारी इनका इकोनॉमिक स्लोगन है, इनको कोई बेरोजगारी से लेना देना नहीं है, और मोदी जी सीरियसली इसको एड्रेस कर रहे हैं। और इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये अर्थव्यवस्था बगैर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए नहीं होता है, इसलिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आपने महंगाई की बात की, मुझे एक कांग्रेस का सरकार दिखा दीजिए जिसने पेट्रोल और डीजल पर कोई कमी की, टैक्स में कमी की हो, कोई बता दीजिए। ये श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल है। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, बीजेपी ने किया कि नहीं किया? केंद्र सरकार ने किया नहीं किया? India has become number 2 manufacturer in mobiles. India has become number 2 in production of steel. India is number 5 in solar energy. अगर इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में 40% को क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि कोरोना की मार के बावजूद भी 130 करोड़ का देश मोदी जी के सफल नेतृत्व के कारण बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। चैलेंजेस तो आते ही हैं, पिछले 3 सालों में कितने चैलेंजेस आए, नहीं मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे दुख है मुझे एक चैलेंजिंग दौर रहा। मोदी 2.0 में शुरुआत से ही चैलेंजेस रहे और सभी चैलेंजेस को मीट करके आए। लेकिन आज और आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इलेक्शन हो रहा है जी, कोई मास्क नहीं पहन रहा है जी। 219 करोड़ डबल डोज प्लस बूस्टर लगा करके लोग बैठे हैं। मोदी जी ने 130 करोड़ के देश को बचाया, आज उसको हेल्दी बना करके खड़ा किया। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि गुजरात के संदर्भ में बात हो रही थी, तो केजरीवाल एक आईबी रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी 92 से 93 सीटें आ रही हैं, हमने एक सर्वे करा लिया है, हम बीजेपी से ऊपर आ रहे हैं, हम ही फाइट में हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? भैया, मैंने कहा ना कि जिसकी क्रेडिबिलिटी 0 है उसको किस बात को मैं सीरियसली लूं? शराब कांड पर बोलते नहीं हो, पानी माफिया पर बोलते नहीं हो, राजनीतिक दृष्टि से जो क्रिमिनल्स को तुमने संरक्षण दे रखा है, जो जेल में बैठे हुए हैं, उस पर तुम कुछ बोलते नहीं हो। वो कह रहे हैं उन्हें सबको फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई। भैया तो कोर्ट में जाओ, भाई साहब कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में सबकी व्यवस्था है। व्हाई डोंट यू टेक रिफ्यूज इन कोर्ट? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम थोड़ी ना कर रहे हैं। चैलेंजेस की बात हो रही थी, तो चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा इस समय जो मुझे लगता है, आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, वो है वहां का वातावरण, वहां का पोल्यूशन। वो इतना ज्यादा है कि अब इस समय तो हम शिमला में बैठे हुए हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हालांकि ठंड बहुत है। आप तो क्योंकि हिमाचल के, आपको तो आदत होगी, मुझे तो इस समय ठंड बहुत लग रही है। लेकिन पॉइंट जो सर इस समय सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिल्ली में पोल्यूशन 450-500 टच कर रहा है। आप पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हैं, छोटे छोटे बच्चे सांस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बूढ़े लोग अपने घरों में बंद हैं, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे। ये दयनीय स्थिति है, मतलब इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती। चिंताजनक विषय है। लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ आम आदमी पार्टी? नंबर 1, पंजाब में इस साल शायद 18 या 19% ज्यादा पराली जली है। कौन है पंजाब में? नंबर 1। नंबर 2, 1 साल या 1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा केमिकल लेके आ रहा हूं, पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ले आया हूं, और वो सारे का सारा पराली की व्यवस्था कर देगा, कोई जलाने की जरूरत नहीं होगी। 2 लाख रुपए लगे थे वो केमिकल बनाने में, और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया, बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए। आज क्या हालत कर दी? दिल्ली किसकी है और पंजाब किसका है?
हरियाणा में पराली कम जली, राजस्थान में पराली कम जली, पड़ोसी राज्यों में पराली यूपी में कम जली। तो ये क्या बताता है कि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार चलाओ। उन्होंने जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भगवंत मान के साथ। उन्होंने बोला कि अभी हमें 6-7 महीने हुए हैं, हमें थोड़ा वक्त और दीजिए, हम अगले साल तक इस समस्या का निदान कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जो केमिकल तो तुम 1.5 साल पहले बना चुके थे, उसका क्या किया बताओ। वो केमिकल खोजा जा रहा है अभी। वो दिल्ली की जनता जानना चाहती है कोई केमिकल है कहाँ। 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर गए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अमीश जी, यह लोग गुमराह करते हैं, भोली जनता को गुमराह करते हैं, उनको तकलीफ में डालते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरीके से समाज और देश की सेवा कर रहे हैं वही रास्ता है, इसको हमको समझना। सीबीआई और ईडी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से सवाल पूछा जाता हूं। अरविंद केजरीवाल हो, केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, शरद राव पवार हो, सब आरोप यही लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के हाथों में खेल रही है और हर विरोधी को जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, कोई भी केस हो रहा है तो उसमें आपको बेल लेना पड़ रहा है ना, तो केस के फैक्चुअल चीजों पर ही लेना होगा ना। तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। अगर आपको वो पूछताछ करते हैं तो अगर गलत पूछताछ कर रहे हैं तो कोर्ट में जाइए। तो आप नहीं जाते हैं, आप बेल लेते हैं, वहां से रिलीफ लेते हैं। क्यों लेते हैं रिलीफ? इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज फैक्ट होकर के आती है। और ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, ये अपने ढंग से काम करती हैं। आरोप ये लगता है, चाहे वो अरविंद हो, चाहे वो केसीआर हो, कि जिनको आप पॉलिटिकली हरा नहीं पाते उनको ईडी और सीबीआई से मैनेज करते। ऐसा कभी नहीं हम करते हैं। हम पॉलिटिकली सबको हराते हैं, पॉलिटिकली हम लड़ते हैं और पॉलिटिकल रिजल्ट्स आपको बताते हैं। आज के नतीजे भी तो बता ही रहे हैं अमीश जी। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, हमने देखा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये क्या महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा आपकी राय में? देखिए, सब कुछ आगे चल करके तय होगा, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ी थी और उसके बाद शिवसेना एक परिवार की शिवसेना हो गई और एक रियल शिवसेना रह गई। उनके यहाँ इस बात को लेकर के मतभेद हुआ और उसमें से लोग निकल करके आए, वो हमारे साथ मिले। तो ओरिजिनल शिवसेना तो यही है ना जो साथ आई है। को लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 में साउथ की पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो? देखिए, हर चुनाव में हर जगह की पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण होती है, हर के लिए हम काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम नहीं थे, हम आज वहाँ प्रैक्टिकली हर एक प्रदेश में हम सरकार में हैं, तो ये स्थिति हमारी बनी है। साउथ में भी हम चाहते हैं, इस बार हमारी पुडुचेरी में सरकार बन गई है, कर्नाटक में हम हैं ही, हम तेलंगाना में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आंध्र में भी अच्छा करेंगे, हम तमिलनाडु में भी अच्छा करेंगे, हम केरल भी पहुंचेंगे। केसीआर कहते हैं कि उनके 20-30 विधायक खरीदने की कोशिश करी आप लोगों ने। देखिए, ऐसा है कि जो लोग जनता के दिलों से उतर रहे होते हैं वो इस तरीके के विषयों को उठा करके लाते हैं। आप कह रहे हैं केसीआर जनता के दिलों से उतर रहे हैं? बिल्कुल। कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर बीजेपी मुझे टिकट दे तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि 2024 में कंगना रनौत कैंडिडेट हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि कंगना जी हमारे प्रदेश से हैं जी। वो यहाँ से पल बढ़ करके उन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है जी। और वैचारिक पृष्ठभूमि पर भी जब मैं देखता हूं उनको, तो वह हमारे से बहुत नज़दीक दिखती हैं और वह सही को सही, गलत को गलत को कहने में सक्षम है। इसलिए वो सार्वजनिक जीवन में आए, अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का कोई प्री कंडीशनिंग नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, एनी इंडिविजुअल कैन नॉट रिएक्ट ऑन इट, इवन द प्रेसिडेंट। वी वर्क इन ए साइंटिफिक सिस्टमैटिक मैनर जी। उसमें रायशुमारी होती है, नीचे से आता है, फिर उसके बाद लोगों से चर्चा होती है, स्टेट की इलेक्शन कमेटी बैठेगी, फिर नेशनल इलेक्शन कमेटी बैठती है और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको मोहर लगाती है जी। तो ऐसा विषय जब आएगा तो देखेंगे। अच्छा, 2 राज्यों में जिनमें चुनाव है, आखिरी सवाल है ये, जिन 2 राज्यों में चुनाव है, ये बीजेपी के लिए खासतौर पर साख की बात है। एक आपका गृह प्रदेश, दूसरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश। हम हर चुनाव को सीरियसली ही लड़ते हैं और हर चुनाव को अपनी साख मानकर के लड़ते हैं। ये चुनाव भी हम उसी तरीके से। नंबर अगर आप देना चाहें, हिमाचल में कितनी सीटें बीजेपी? देखिए, मैं 2-3 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल सरकार। गुजरात? दोनों जगह हम कंफर्टेबल हैं, अच्छी सरकार बनाएंगे,
एक तरफा सरकार बनाएंगे। एक तरफा सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने न्यूज 18 से बात करी, सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।